उर्दू वाले देश में आपका बहुत बड़ा स्वागत है। किसी भी व्यक्ति को किसी संस्था से बड़ा मत बनाइए। जिल्ले सुभानी के आगे कौन सच बोलता है? जाने तो वह कविकल्पित था, मैंने तो भीषण जाड़ों में नवचुंबी कैलाश शीर्ष पर महामेघ को झंझारत से गरज गरज भिड़ते देखा है। बाबर अकबर थे हो जाते हैं और कबीर और कुमार विश्वास है ही नहीं। आप मत मुझसे ज्यादा पा सकते हैं, मन मुझसे ज्यादा नहीं पा सकते। वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना ना हो, उसे खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा। और लिटरेचर में हमारे लिखने पढ़ने वालों की एक पूरी फौज आई जो सिर्फ व्यवस्था की होती है। कल को कोई मजदूर का बेटा बेच दिया जाए भारत में 300 रुपए में, और मैं उस समय कोई दीवाना कहता है ये तो बड़ी खराब बात। साहित्य से भाव आदि साहित्य, जो सबका भाव हो उसे इकट्ठा करके पढ़ दो तो वो साहित्य है। भारतीय राजनीति में जन चेतना की कविता नेहरू जी के चाइना वार में परास्त होने के बाद थोड़ा अंगड़ाई उसने दोबारा ली। श्रीमती इंदिरा गांधी जब आपातकाल के द्वार पर आईं और जब एक नारा उछाला गया, किसी भी व्यक्ति को किसी संस्था से बड़ा मत बनाइए। मैं जिस राजनीतिक संगठन में काम करता हूं, चाहे उसमें हूं चाहे कविता में काम करता हूं, आप किसी को बड़ा मत बनाइए। इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया जो नारा दिया गया था वही नारा आज भी रिपीट है हमारे यहाँ। उन्होंने साफ उस नारे के विरोध में कोई बोलने की स्थिति में नहीं था। लेकिन जब इंदिरा जी को यह भ्रम होने लगा कि वही भारत है और भारतीय लोकतंत्र की दीप शिखा पहली बार आपातकाल में डगमगाई, तब उस दीप शिखा को बचाने के लिए जो सेनानी और योद्धा उतरे, उन सेनानी और योद्धाओं में भारतीय कवियों ने भी बड़ी भूमिका निभाई। हिंदी को एक ऐसा गजलकार मिला जिसने 400-500 साल पुरानी उर्दू की गजल के तमाम उस्तादों को यह बताया कि हम भी गजल कहते हैं। मंजर भोपाली मेरे एक दोस्त है, उनका एक शेर है कि कह दो मीरो गालिब से हम भी शेर कहते हैं। ये वैसे तो एक एकेडमिक लेक्चर है, लेकिन तालियों का मेरे ख्याल से कोई इसमें ऐसा नहीं, बजाई नहीं जाएगी ऐसा नहीं। कह दो मीरो गालिब से हम भी शेर कहते हैं, वो सदी तुम्हारी थी ये सदी हमारी। हमको एक ऐसा गजलकार मिला दुष्यंत के रूप में जो सरकार की नौकरी करता था। अब सरकार की नौकरी में आप बोल नहीं सकते सीधे सीधे। आप कैसे बोलेंगे मैडम गांधी आप बिल्कुल गलत कर रही हैं, ये आपातकाल गलत है। तो दुष्यंत ने एक नया मुहावरा प्रतीकों का गढ़ा और उसने प्रतीकों के माध्यम से सब कुछ कहा। उसने कहा मत कहो आकाश में कोहरा घना है, मत कहो। जैसे आप अगर लिख दीजिए कल कि यार आजकल तो मौसम भारत में ठीक नहीं चल रहा, तो नीचे भक्त लिखना शुरू कर दे तो तुमको तो परेशानी है, तुम तो मोदी से नाराज हो, तुम तो हो ही ऐसे। तो उसने लिखा दुष्यंत ने मत कहो आकाश में कोहरा घना है, यह किसी की व्यक्तिगत आलोचना है। ये उन्होंने लिखा। उन्होंने इंदिरा जी के लिए लिखा कि तू इस मशीन का पुर्जा है, तू मशीन नहीं। लोकतंत्र की इस बड़ी मशीन में तो प्रधानमंत्री नाम का एक टूल है, इस गलतफहमी में मत रहे। तुम्हारे पांव के नीचे कोई जमीन नहीं। और देखिए जब मैडम गांधी ने इलेक्शन मांगा तो उन्होंने उस समय के आईबी चीफ श्री बी एस जोशी को बुलाया, जो बाद में राज्यपाल रहे दिल्ली के उत्तर प्रदेश के, और उनसे बुला के पूछा कि मिस्टर जोशी रिपोर्ट तैयार कराइए कि अगर कल इलेक्शन हो तो मैं कितनी सीट जीतूंगी। डॉक्टर जोशी तो उनके मतलब मुलाजिम थे मिस्टर जोशी। मिस्टर जोशी ने सर्वे करा के कहा कि मैडम अगर इलेक्शन हो जाए तो आप 350 सीट जीत जाएंगी। डरते थे क्या बोलते, सच कैसे बोले साहब के सामने, जिल्ले सुभानी के आगे कौन सच बोलता है। तो वो उन्होंने इलेक्शन करा दिया, वो बुरी तरह हारी, पूरे लोगों को याद होगा, पूरी एकदम क्लीन स्वीप लगी, बड़ी जबरदस्त झाड़ू जमाने में भी चली थी, वो हार गई। तो कहा, लेकिन उससे पहले गजल का शेर कहा दुष्यंत ने, तुम्हारे पांव के नीचे कोई जमीन नहीं, अजब तो यह है कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं। तुम्हारे पास कोई जमीन नहीं है और तुम्हें पता ही नहीं कि तुम्हारे पास जमीन नहीं है। तो ये बड़ा अंतर हुआ, बड़ा काम हुआ। दुष्यंत के साथ साथ नागार्जुन जी की तबीयत देखिए। उन्होंने नेहरू जी के खिलाफ कविता लिखी, उन्होंने इंदिरा जी के खिलाफ कविता लिखी। इंदू जी क्या हुआ आपको, सत्ता पाते ही भूल गई बाप को। इंदू जी कहते थे इंदिरा जी को, इंदू जी के एक कविता लिखी, वो चुनाव करवाया और वो घपले वाला चुनाव करा लिया, बाद में वो कोर्ट से राजनारायण जी जीते, आपको याद हो। तो नागार्जुन जी ने कविता लिखी, अब तो बंद करो हे देवी यह चुनाव का भीषण प्रहसन। ये जो भयानक ड्रामा तुमने चुनाव नाटक किया कर रखा है, इसको अब तो बंद करो। ये उन्होंने इंदू जी पर कविता लिखी। राजीव गांधी जो अंतिम दिनों में थे, हम देखेंगे, हमने देखा है, हम देखते हैं, तो उस जमाने में भी उन्होंने कविता लिखी। राजीव राय आखिरी कविताओं में, मैंने देखा मैंने जाना मेरे मम्मी मेरे नाना।
ये उनकी कविता है नागार्जुन जी। और कौन नागार्जुन? जो नागार्जुन भाषा का पंडित है, जो नागार्जुन संस्कृत में कविता लिखता है तो अद्भुत कविता लिखता है। ज्ञान बाबू जिस भाषा में सोच रहे हैं मैथिली में, उसमें भी कविता अच्छी अद्भुत लिखी है नागार्जुन ने। जो नागार्जुन कविता लिखता है, बादल को घिरते देखा है अमल धवल गिरी के शिखरों पर, कहाँ गया धनपति कुबेर वे, कहाँ गई उसकी वे अलका, नहीं ठिकाना कालिदास के व्योम वाहिनी गंगा जल का, जाने तो वह कवि कल्पित था, मैंने तो भीषण जाड़ों में नवचुंबी कैलाश शीर्ष पर महामेघ को झंझानिल से गरज गरज भिड़ते देखा है, बादल को घिरते भाषा संस्कार नागार्जुन का। लेकिन नागार्जुन ने युग धर्म की कविता लिखी। इंदु जी, ये कोई कविता नहीं है। इंदु जी क्या हुआ आपको सत्ता पाते ही भूल गई बात को। ये कविता 200 साल बाद 300 साल बाद कविता के मानक गुणों के लिए नहीं याद की जाएगी। ये कविता याद की जाएगी एक खुददार कवि की आत्मिक चेतना के नाम, जिसने देश को अपहरण करने वाली एक अहंकारी महारानी के सामने खड़े होकर अपने 2 लाइन बोली। इसके लिए याद की जाएगी। तो कवि का युग धर्म है कि कवि सामाजिक चेतना से प्रभावित हो। मुझे विषय दिया गया था यही कि हिंदी की कविता, हिंदी की 21वीं सदी की पूर्व पीठिका, उसमें आपकी संस्कृति, आपकी राजनीति और आपके गीत धर्म, इस पर मुझे बोलना था। मैं वहीं से अपनी बातें लगातार आपसे जोड़ रहा हूं। तो कवि का काम है, साहित्यकार का काम है। देखिए, आप लोग अभी जब इतिहास की क्लास में कभी गए पढ़ने के लिए, तो 6ठी 7वीं क्लास में आपके प्रोफेसर ने आपको, टीचर ने, आपके स्कूल टीचर ने कहा बाबर कहता था, अकबर कहता था, सिकंदर कहता था। और जब आप कविता की क्लास में गए तो आपको आपके टीचर ने, फोर्ड ने और बाकी लोगों ने ये पढ़ाया, इस पद में कबीर कहते हैं, मीरा कहती हैं, सूर कहते हैं, बाबर अकबर थे हो जाते हैं और कबीर और कुमार विश्वास है ही नहीं। इसलिए मैं अपने राजनीतिक प्रतिनिधित्व में अक्सर कहता हूं कि आप मुझे नहीं मार सकेंगे, आप मेरी राजनीति को मार सकते हैं, आप मुझे चुनाव हरा सकते हैं, आप मत मुझसे ज्यादा पा सकते हैं, मन मुझसे ज्यादा नहीं पा सकते। क्योंकि मन तो मैं हजारों साल बाद भी लूंगा। आपके पोते के पोते का पोता स्पेस टैक्सी में अपनी गर्लफ्रेंड को घुमा रहा होगा, तब भी कोई दीवाना कहता है गा रहा, तब भी आपको गाना पड़ेगा। इसलिए कवि का, कलाकार का ये धर्म है कि वो समय के भाष्य में पैदा। इसलिए हमारे संस्कृत में श्लोक है जिसमें कवि को कहा गया है कि वो, उसको मृत्यु नहीं आती। अब आप कहेंगे ये कौन से रावण के बच्चे हैं मरने को? वो कहते हैं जयंतिते सुकृतिना रस सिद्धा कवीश्वरा, जयंतिते सुकृतिना, अच्छी कृति करने वाले उन कवियों की जय हो। रस सिद्धा कवीश्वरा, जो रस से सिद्ध कवि हैं, जिनकी कविता से रस झरता है, ऐसे कवियों की जय हो। क्यों? नास्ति येषाम यशः काया, जिनकी यश रूपी काया, जिनकी प्रसिद्धि रूपी काया, जरा मरण जम भयम, जरा माने बुढ़ापा और मरण माने मृत्यु, बुढ़ापे और मृत्यु के भय से दूर है। साहिर चला गया है, लेकिन आज भी साहिर को पूरी एक जनरेशन 200 करोड़ की हिंदुस्तान पाकिस्तान की गाती है, और ब्रेकअप के टाइम सब यही गाते हैं, वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना ना हो, उसे खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा, चलो एक बार फिर से अजनबी हो जाए। 200 करोड़ लड़के लड़कियां गाते हैं। मुझको आज तक अपने छोटे से कैरियर में मुझे कम से कम हजारों हजार मेल और हजारों हजार लेटर मिल चुके हैं जहाँ लड़के लड़कियों ने मुझे कहा है कि प्रेम के दौरान मैंने आपकी ये कविता सुनाई, या ये कविता उसने मुझे सुनाई, या जब वो नाराज हो गई तो मैंने ये कविता भेजी, या जब वो खुश हो गई तो उसने ये कविता भेजी। तो उन्होंने सफर किया है उनके SMS में, उनकी चिट्ठियों में, कविताओं का। तो ये सबसे बड़ा काम है कि वो युग का भाष्य बने। लेकिन युग का भाष्य कैसे बने? कि अगर महबूब की जुल्फ के दायरे में उसे कैद होने का वक्त हो तो वहीं रहे, लेकिन जब मुल्क उसे पुकारे, जब उसकी मिट्टी उसे पुकारे, तब भी वो। इसलिए कैफी आदमी ने कहा कि जिंदा रहने के मौसम बहुत है मगर जान देने की रुत रोज आती नहीं, हुस्न और इश्क दोनों को रुसवा करे वो जवानी जो खून से नहाती। ये जो 77 के बाद जब श्रीमती इंदिरा गांधी दोबारा लौट के आई, पहली बार तो हारने के बाद जिन लोगों के पास सत्ता आई, जैसा कि होता है कि संघर्ष के साथ ही सत्ता अच्छी नहीं संभाल पाते, बहुत मुश्किल काम है। ईश्वर हमारे आंदोलन को ठीक बचाए रखे, मैं ऐसी शुभकामनाएं देता हूं। सब सत्ता संभालने में समस्या आती है, तो ऐसी वो सत्ता ठीक संभली नहीं, और उसमें भी अधिकांश लोग वो थे जो कांग्रेस से ही छोड़ के आए थे, तो उनका मूल DNA तो वही था जो कांग्रेस का था, तो संभाल नहीं पाए। तो मैडम गांधी जब दोबारा आई तो पुराने लोगों को याद होगा, उन्होंने एक अद्भुत काम किया। उन्होंने ये सिंथेसिस की, रिसर्च की कि मैं हारी किन की वजह से।
तब उन्हें पता चला कि वो हारी उन सब बुद्धिजीवी, कवियों और प्रतिभा संपन्न नेताओं की वजह से जो कांग्रेसी होने के अतिरिक्त भी अपनी कुछ औकात रखते थे। और उन्हें ये बात बड़ी हॉन्ट की और फिर उन्होंने योजना पूर्वक देश में एक नया आंदोलन चलाया राजनीति में, और राजनीति हमारे देश को चलाती है, जिस आंदोलन का नाम था मीडियोक्रेसी। औसत दर्जे के लोगों को आगे बढ़ाओ, वो प्रतिभा में कम होंगे तो आपके प्रति लॉयल बने रहेंगे और उनको सदा डर लगा रहेगा कि मुझसे अधिक प्रतिभाशाली बाहर खड़ा है। इसलिए उन्होंने अपने चारों तरफ ढूंढ ढूंढ के देश भर में ये देखा कि कौन कम प्रतिभाशाली लॉयल है और प्रतिभाशालियों को समाप्त करना शुरू किया। और ये भारतीय शासक की मूल प्रवृत्ति बन गई। आज चाहे हमारी जो रूलिंग पार्टी है, दूसरी पार्टियां हैं, हमारी एकेडमिक विंग्स हैं, हमारा लिटरेचर है, एफटीटीआई में गजेंद्र चौहान को बिठाने की दुष्टतापूर्ण प्रयास हो, ये सब वही हैं। प्रतिभाशाली को आगे मत लाओ, मीडियोकर को आगे लाओ। और यहां जितने लोग बैठे मैं आपको बता दूं, भारत में 1000 शत्रु स्कीम में पाने का एक तरीका है, लोगों को बस ये पता चल जाना चाहिए कि आप टैलेंटेड हैं। मैं कई बार ऐसा सोचता हूँ कई लोगों के बारे में कि इनकी मैंने कौन सी भैंस खोली है जो ये मेरे इतनी गालियां मैंने कई लोगों को सोचा कि इनसे तो मैंने बड़ा अच्छा व्यवहार किया, जब भी मिले मैं विनम्रता से मिला, बड़ा शालीन रहा। फिर ये क्या है कि ये मेरे बारे में ऐसा अपयश भी फैलाते हैं जो मैं हूं नहीं। भाई मैं टी टोटलर हूँ, शराब नहीं पीता, हालांकि कोई ऐसी महान बात नहीं है, वो एक फूड हैबिट है, कुछ लोग पीते हैं कुछ नहीं पीते हैं। लेकिन एक बड़े बुद्धिजीवी पत्रकार ने एक दिन फेसबुक पे लिखा कि मैं तो इसे तब से जानता हूँ गाजियाबाद में जब ये शाम को गली में शराब पी के पड़ा रहता था। तो मैंने खुद से संवाद की कि यार ये तो पूरी जिंदगी चाय पीते में गुजार दी और यहाँ ये बात चल रही। तो मैंने खुद से सोचा कि इनसे मेरा क्या ऐसा था। तो एक नई प्रवृत्ति उन्होंने पैदा की, मीडियोक्रेसी। उन्होंने जो ग्रास रूट लेवल के नेता थे अपनी पार्टी के सब खत्म किए। क्योंकि वाजपेयी जी जीवन भर उनकी सास से और उनके पिता से, उनसे और उनके बेटे से लड़ते रहे। तो जब पंडित जी सत्ता में आए तो उन्होंने भी वही प्रयोग किए। उन्होंने हर प्रदेश में से, चाहे कल्याण सिंह जी हों, चाहे भैरव सिंह शेखावत हों, चाहे पटवा जी हों, चाहे गोविंदाचार्य हों, उन्होंने वे सब लोग जो ग्रास रूट पे काम कर सकते थे उनके पर कतरे और चारों तरफ मीडियोकर्स को इकट्ठा करना शुरू किया। ये लिटरेचर में भी चला गया और लिटरेचर में हमारे लिखने पढ़ने वालों की एक पूरी फौज आई जो सिर्फ व्यवस्था की ओर देखती है। मुझे ये कहने में दुख है कि मेरे देश में महानायक गिने जाने वाले एक 74 वर्ष के सज्जन जिनका पूरा परिवार कमाई में लगा रहता है, अच्छी बात है, हमने नायक बनाया, हमने आपकी फिल्में देखी, सीटी बजाई, आपको हीरो बनाया। उन्होंने अभी आईएम में लड़कों से बात करते हुए कहा ऐसे एक सभागार में कि मैंने अपने जीवन में सीखा है एस्टेब्लिशमेंट से कभी मत लड़ो। ये तो बड़ा अजीब ज्ञान हुआ। कल को सड़क पर किसी दामिनी की इज्जत लुटे और मैं प्रेम का गीत गाऊं, बांसुरी चली आओ, वोट का निमंत्रण। कल को कोई मजदूर का बेटा बेच दिया जाए भारत में 300 रुपए में और मैं उस समय कोई दीवाना कहता है कहूं, ये तो बड़ी खराब बात है। डॉक्टर कुंवर बेचैन ने कहा जो वक्त की आंधी से खबरदार नहीं है कुछ और ही होगा, वो कलमकार नहीं। नई मीडियोक्रेसी आई है। हमारे गांव में कहावत है जिधर देखी तवा परात उधर गाया पूरी रात। कुछ गायक होते थे 8-82 टाइप के, उनका गाना बोले गाना कहाँ गाएंगे 82 लोग आज, बोले जिधर तवा परात चढ़ रहा होगा उधर गाएंगे। आप लोगों ने जयशंकर प्रसाद को कुछ लोगों ने पढ़ा होगा, उनकी कहानी थी ममता। पढ़ी है ममता कुछ बच्चों ने, कुछ लोगों ने पढ़ी होगी ममता कहानी है। उसमें एक है कि एक ब्राह्मण मंत्री है और आक्रमण हुआ है विदेश पड़ोसी देश का, तो ब्राह्मण मंत्री सोने के थाल अपने कमरे में ले जा रहे हैं नौकरों के साथ। तो उनकी अकेली बेटी है बाल विधवा ममता और वो अकेले ब्राह्मण आदमी। तो उनसे पूछती है पिताजी ये सब क्या है? तो वो कहते हैं बेटा इस साम्राज्य का पतन निकट है, ये किसी भी समय गिरने वाला है, शेरशाह अधिकार कर लेगा, तब के लिए। तो वो पूछती है तब के लिए, विपद के लिए इतना आयोजन, एडवर्सिटी के लिए इतना इंतजाम, क्या पूरी पृथ्वी पर कोई एक ऐसा आदमी नहीं शेष बचेगा जो हम बाप बेटा, हम पिता पुत्री को एक मुट्ठी खाना खिला सके? और वो अपने पिता का घर छोड़ के चली जाती है ममता। तो ये जो रीढ़ की हड्डी है कि क्या कोई भारत में दुनिया में ऐसा आदमी नहीं बचेगा कि आप गा सके। मैंने जिस समय कविता शुरू करी, मेरी माँ ने मुझसे पूछा कि क्या करेगा, कवि बन के क्या करेगा, नौकरी तो लगेगी। मैंने कहा नहीं हो जाएगा। फिर क्या करेगा? मैंने कहा एक आदमी को क्या चाहिए, 2 कपड़े और 2 वक्त खाना। और इस देश में तो वो आता है सुबह सुबह आपके गाने के लिए ना, संडे के दिन एक तारा लेके, ऐसा था बांसुरी के बजैया का लड़कपन, उसको भी आप कपड़े देती हो, तो जैसे आप उसको देती हो ऐसी 2 माँ तो मुझे मिल जाएंगी जो 2 जोड़ी कपड़े दे दिया करेंगी। क्या उन्होंने थोड़ी सोचा था कि मैं पूरी दुनिया में जाऊंगा, गूगल जाऊंगा और देश का सबसे महंगा कवि बनूंगा। उन्होंने तो मैंने भी नहीं सोचा था। ये चल गई बात, आगे पहुंच गई। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि हिंदी कविता ने अपना तेजाबी तेवर 77 के बाद छोड़ दिया। 77 के बाद हमको दिनकर नहीं दिखी,
77 के बाद हमको नागार्जुन नहीं दिखे, छिटपुट स्वर आए इधर उधर से, लेकिन वो दबे ढके स्वर आए। गरीब की कहानी लिखने वाले ने गरीबी नहीं देखी, दलित की कहानी लिखने वाले ने दलित की बस्तियां नहीं देखी, स्त्री के बारे में कविताएं या कहानियां लिखने वाली उन महिलाओं ने स्त्री का असली दर्द नहीं देखा, क्योंकि वो बाहर से लिखते रहे। इसीलिए कविता की प्राणवत्ता कमजोर पड़ गई, साहित्य की सर्जना की शक्तिमत्ता कमजोर पड़ गई, और वो दूसरे देशों में और दूसरी भाषाओं तक नहीं पहुंच पाए। क्योंकि आपकी कविता, आपका साहित्य, आपकी सर्जना तभी मान्यता पाएगी जब वह इस योग्य हो कि दूसरे के हृदय में भी उसी भाव का निर्माण करे जो आपके अंदर था। भवानी प्रसाद मिश्र ने कहा, जिस तरह हम सोचते हैं उस तरह तू लिख, और उसके बाद ही हमसे बड़ा तू दिख। ये जितने यहाँ लोग बैठे, लड़के लड़कियां बैठे, ये सब यही कहना चाहते थे कि तू मुझसे दूर कैसी है, मैं तुझसे दूर कैसा हूं, ये तेरा दिल समझता है या मेरा दिल समझता है। अंतर हुआ कि मैंने कह दिया, इन्होंने गा लिया, क्योंकि ये कवि नहीं थे, अपना काम कर रहे थे। तो कवि का उत्तरदायित्व ही है, साहित्यकार का उत्तरदायित्व ही है कि वो सब लिखे जो सहितस्य भाव। साहित्य की परिभाषा क्या है? सहितस्य भाव अति साहित्य, जो सबका भाव हो उसे इकट्ठा करके पढ़ दो तो वो साहित्य कहलाता है। इसीलिए दूसरी चीज आई हमारे यहाँ संस्कृति। संस्कृति में बड़ा घालमेल हुआ। देखिए, कई चीजें ऐसी हैं जो तर्क बुद्धि से परे हैं, आपकी भावना में। जैसे आपने कभी सोचा कि माँ के हाथ का खाना अच्छा क्यों लगता है, और आपको अपनी माँ के हाथ का लगता है, मेरे को मेरी माँ के हाथ का लगता है। दोनों अलग अलग होता है, आपकी माँ ज्यादा नमक डालती हो, मेरी कम डालती हो, लेकिन मुझको अपना अच्छा लगता है। उसका कारण है कि जब हमारे टेस्ट ग्लैंड्स डेवलप हो रहे होते हैं पहली बार, तो जो पहला स्वाद है वो माँ ने अपने व्यंजन से तैयार कराया होता है। उसी की कढ़ी, उसी की दाल, उसी के हाथ की रोटी, उसी के हाथ की छाछ। धीमे धीमे हमको लगता है कि मूल प्रवृत्ति वही है, फंडामेंटल्स वही है, तो आपको लगता है यही वाला स्वाद असली है। और बीवी बेचारी 20-30 साल तक ये दिक्कत में रहती है कि मैं कुछ भी खिला दूं, ये चटोरा वहीं के बारे में बात करता है। ये सब तो ठीक है, पर मम्मी ने जो बनाया था उसकी समझ में नहीं आता कि चक्कर क्या है। मम्मी ने जो बनाया ऐसा क्या हो गया है, ऐसा कुछ भी नहीं है, सामान्य बात है। ये टेस्ट ग्लैंड आपके डेवलप हुए, तो कल्चर के टेस्ट ग्लैंड हमारे डेवलप नहीं होने दिए गए 70 के दशक के बाद। हमको बताया गया कि हमारे पास सब कुछ नहीं है, बाहर के पास है। जैसे मैं आज से 4 साल पहले न्यूयॉर्क में एक पोइट्स हाउस है, अगर आपने देखा हो, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के लिए जहां से वो पकड़ते हैं, वहां एक पोइट्स हाउस है। वो दुनिया भर के कवियों साहित्यकारों के साथ एक संवाद करते हैं, कंटेम्परेरी लिटरेचर्स के साथ। तो मैं वहां बोल रहा था, तो वहां मेरे स्वागत में जो हिंदी के विद्वान थे जो मेरे देश से गए हुए थे, उन्होंने मेरे विषय में बताया और प्रेम की कविता के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि ये उस स्तर के कवि हैं, स्पेन के फला फला डैश डैश कवि, मैं तो नाम भी भूल गया, बड़ा लंबा था। वो कवियों के नाम ही विदेश में ऐसे होते हैं कि जीभ को लकवा मार जाए 2-4 बार बोल। तो वो बोले कि इन्होंने जो कविता लिखी, इनका नाम तो बहुत अच्छा है, वुडफोर्ड, और इनका नाम बहुत अच्छा है, ये वुल्फोर्ड है, मतलब भेड़ियों से बचाने वाले। तो अब ये मुझसे कह रहे थे कि यहाँ थोड़ी जनसंख्या कम है। मैंने कहा भारत की ओर उम्मीद से देखिए, 10-20 हजार लोग ला दीजिए, और अगर उन्हें आपने खुली छूट दे दी तो हो सकता है कंगारू जो है वो वाहनों के रूप में इस्तेमाल किए जाए। हर एक कंगारू की गोद में एक हिंदुस्तानी बैठ कर उसको बता रहा हो कि तुम वहां चल, और इसके लाइब्रेरी के बाहर पट्टे से बहुत सारे कंगारू बंधे हुए होंगे। तो उन्होंने कहा कि साहब स्पेन के फला कवि हैं और इनकी ये कविता है, और कविता कितनी अद्भुत है। कविता क्या थी? 2 लाइन की कविता थी, नोबेल मिला था उनको, और ऐसी कविताएं कुमार विश्वास लिखते हैं। और कविता ये थी, कविता अच्छी थी, जब तुम नहीं होती न्यूयॉर्क में तो कोई भी नहीं होता न्यूयॉर्क में। अच्छी बात है, जब तुम नहीं होती न्यूयॉर्क में कोई भी नहीं होता न्यूयॉर्क में, और जब तुम होती हो न्यूयॉर्क में तो कोई भी नहीं होता न्यूयॉर्क में। तो मैंने कहा कि भाई देखिए, बात तो बहुत अच्छी कही उस कवि ने, स्पेन वाले ने, इसको नोबेल मिला, पर मेरा सौभाग्य ये है कि जो उसने आज ये बात कही 4 साल पहले जिसको नोबेल मिला, ये बात मेरे यहाँ 2 कवि, एक 400 साल पहले और एक 150 साल पहले कह के चला गया। 150 साल पहले तो उस्ताद मीर ने ये शेर कहा, जब तुम मेरे पास होते हुए हो गोया फिर कोई दूसरा नहीं होता। मीर ने ये शेर कहा, गालिब ने कहा कि मैं पूरा दीवान दे सकता हूँ इस पे। क्या शेर है? तुम मेरे पास होते हो गोया फिर कोई दूसरा नहीं होता। और 400 साल पहले पद्माकर ने कहा, कवि पद्माकर ने, जिनके सखी साजन पास सही, जिनके पति उनके पास हैं, तिनको सखी धूप चांदनी भई। उनके लिए तपती धूप भी चांदनी जैसी हुई है। प्रेमी साथ है तो तपती धूप भी हो, कोई दिक्कत नहीं। और जिनके सखी साजन पास नहीं, तिनको सखी धूप चांदनी भई, उनके लिए चांदनी भी धूप जैसी हो गई है। ये बात 400 साल पहले कह गया है। पर तुमको पद्माकर बोलते समय, जिनके विनके बोलते समय थोड़ा अजीब सा लगेगा,
है कि कोट तो इतने बड़े ब्रांड का पहना जा रहा का और बोलना पड़ रहा है पद्मा कर, ये क्या बात है? जब तक स्पेन का नाम नहीं लिया तब तक इसमें इंटरनेशनल कल्ट कहाँ से आएगी, इसमें अंतर्राष्ट्रीय खुशबू कहाँ से आएगी? ये जो आपका बौद्धिक दारिद्र्य है, ये जो बौद्धिक विकलांगता है और ये बौद्धिक ग्लानि बोध है, इससे भारतीय कविता के निकलने की और साहित्य के निकलने की बहुत आवश्यकता है।